नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। आ गई सरकार। तमाम दावों और कयासों के बीच तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। सरकार का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन अभी सरदार का इंतजार बाकी है। सीएम फेस को लेकर चर्चाएं गर्म है, तो कई मुद्दों पर सियासत भी लगातार जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल खबरों से सजी हमारी ये खास पेशकश, आ गई सरकार। मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों का दिल्ली में मेल मुलाकात का दौर चला। दिग्गज सीएम की रेस से इनकार करते रहे। भोपाल से लेकर तो दिल्ली तक धड़कनें भी बढ़ी रही और अब सोमवार को विधायक दल की बैठक होनी है। पर्यवेक्षकों से रायशुमारी के बाद क्या सोमवार को सस्पेंस खत्म हो जाएगा? देखिए खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली से हर दिन आती तस्वीरें कई कहानियां कहती हैं। चमकती आंखें, मुस्कुराते चेहरे और बॉडी लैंग्वेज के भी अपने मायने हैं, जो देश के दिल मध्य प्रदेश की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। बीजेपी को प्रचंड बहुमत देकर जनता को मुखिया का इंतजार है। ये इंतजार इसलिए भी क्योंकि एक से बढ़कर एक दिग्गज सीएम की रेस में शामिल इस पद के प्रबल दावेदार हैं। प्रहलाद पटेल कुशल संगठक, सख्त प्रशासक की छवि, संगठन की गहरी समझ, पूर्वोत्तर में पैठ मजबूत की, मंत्री के रूप में सराहनीय कार्य, सत्ता संगठन का गहरा अनुभव। कैलाश विजयवर्गीय सत्ता संगठन में लोकप्रिय, केंद्रीय नेतृत्व के करीबी चेहरे, एमपी के चप्पे चप्पे से वाकिफ, सख्त प्रशासक, मालवा निमाड़ में रिकॉर्ड जीत, सियासत का हर फन मौला अंदाज। नरेंद्र सिंह तोमर सत्ता संगठन का लंबा अनुभव, मृदुभाषी शालीन छवि के नेता, केंद्रीय कृषि मंत्री के पद पर लोकप्रिय, कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय, वरिष्ठ कनिष्ठ को साधने की समझ, मजबूत फैसले लेने वाले नेता। शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय और निर्विवाद नेता, विनम्र और शालीन, प्रदेश की गहरी समझ, जनता से गहन रिश्ता, भाषण कला के धनी, आदर्श छवि के प्रतिनिधि। ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति का लोकप्रिय चेहरा, ओजस्वी भाषण कला, केंद्रीय मंत्री के तौर पर छोड़ी छाप, राजमाता सिंधिया के पौत्र, चंबल मालवा में मजबूत पैठ, क्रिकेट और विरासत का चमकदार चेहरा। वीडी शर्मा चौथी पीढ़ी के संभावनाशील नेता, संगठन की गहरी समझ, चुनाव में सराहनीय प्रदर्शन, वरिष्ठ कनिष्ठ पीढ़ी से अच्छा तालमेल, जीत के बाद केंद्र की निगाह में चमके, एबीवीपी के मजबूत नेटवर्क का समर्थन। इस फहरिस्त में कुछ और नाम हैं जो मजबूत दावेदारी रखते हैं। हालांकि बीजेपी की परिपाटी से इतर कोई भी नेता अपनी दावेदारी पेश नहीं करता। एक सुर में सभी दिग्गज कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व और संगठन सीएम फेस तय करेगा। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। ये मेरा काम नहीं है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय करेगा। इसी चेहरों को लेकर आपका नाम सबसे ऊपर चल रहा है। आप सबका धन्यवाद। ये सब निर्णय करने का काम दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेताओं का है, पर फिर भी हमारे इंटरनल डेमोक्रेसी विधायक दल की बैठक होगी, वहाँ पर नाम तय होगा और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड उस नाम पे मोहर लगाएगी। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर सोमवार तक का इंतजार करना होगा। पर्यवेक्षकों के साथ रायशुमारी और विधायकों की बैठक के बाद कयासों अटकलों का दौर थम जाएगा और तस्वीरों के मायनों पर मुहर लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तेज की महाभारत हार चुकी कांग्रेस अब प्रदेश में नए सिरे से खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी जो चुनौती है वो नेता प्रतिपक्ष के चयन की है, जो विधानसभा में जनता और पार्टी की आवाज को मुखरता के साथ उठा सके। तो कौन है इस रेस में, चलिए आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रही कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। करारी शिकस्त के बाद अब पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है। नए अध्यक्ष को लेकर भी
चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष के दावेदार, सीनियर विधायक होने से कमलनाथ का भी दावा, कमलनाथ के जिम्मेदारी लेने पर संदेह। बाला बच्चन 6 बार के विधायक और बड़ा आदिवासी चेहरा, कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष रहे। सदन में आक्रामक ना होना करता है कमजोर। रामनिवास रावत, विधानसभा का लंबा अनुभव। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का बड़ा ओबीसी चेहरा। कमलनाथ दिग्विजय का करीबी ना होना कमजोरी। अजय सिंह 2 बार रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा का लंबा अनुभव, 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहना कमजोर पक्ष। कांग्रेस का कहना है कि पर्यवेक्षकों के आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं बीजेपी इसे लेकर कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। विधायक दल का नेता, चूंकि हमें विपक्ष में बैठने का ईवीएम माता की ओर से जनादेश मिला है, तो हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से विधायक दल की बैठक बुलवाएंगे। उसमें अगले 5 वर्षों के लिए आक्रामक ढंग से इस भाजपा सरकार के खिलाफ लड़ने वाला हमारा विपक्ष का नेता तय होगा। हम तो कांग्रेस से 2 चीजें जानना चाहते हैं कि कांग्रेस क्या नेता प्रतिपक्ष तय कर पाई, कौन नेता प्रतिपक्ष होगा, कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष होंगे या और कोई विधायक, क्योंकि बाकी बहुत सारे तो हार गए। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी को तो कमलनाथ जी ने हरवा दिया। कमलनाथ जी खुद त्यागपत्र देंगे क्या? पूरे कांग्रेस में चर्चा है कि कमलनाथ जी त्यागपत्र देने वाले हैं। तो पहले कांग्रेस पार्टी जरा आत्मावलोकन करे। खुद के छोटे छोटे नेता प्रतिपक्ष के विषय, प्रदेश अध्यक्ष के विषय तय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात करती है। विधानसभा चुनाव में मिली हार की वजह से कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व पशोपेश में है। अब उसको तलाश है किसी नए और दमदार चेहरे की, जो सदन में पार्टी और जनता की आवाज बन सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष का नाम सामने आ जाएगा। जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो परंपरा ये रही है कांग्रेस की, खास तौर पर, या कोई भी जो विरोधी दल होता है वो विधानसभा सत्र शुरू होने के 1 दिन पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लेता है, विधायक दल की बैठक कर लेता है। और अभी हम यही कह सकते हैं जब होगा सत्र तब तक कांग्रेस अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लेगी। कांग्रेस के लिए नेता प्रतिपक्ष चुनना कड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बड़े और कद्दावर चेहरे हार चुके हैं। कांग्रेस पुराने और स्थापित नेताओं पर भरोसा जताएगी या नया चेहरा देकर चौंकाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मालवा निमाड़ ने एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता की चाबी सौंप दी। बीजेपी के इस बयान में मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से बीजेपी की 9 नेत्रियों ने जीत का परचम लहराया। तो ऐसे में नए मंत्रिमंडल में इस बार महिला मंत्रियों का भी दबदबा देखने को मिल सकता है। एमपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी देखने को मिली, तो वहीं मालवा निमाड़ में एक बार फिर बीजेपी अपना दबदबा कायम करने में कामयाब रही। अब जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की रेस शुरू हो गई है तो महिला विधायकों को भी उम्मीदें बढ़ी हैं। मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से बीजेपी की 9 महिला विधायक चुनकर आई हैं। इनमें 7 महिला विधायक ऐसी भी हैं जो अनुभव के आधार पर मंत्री पद के लिए ताल ठोक रही हैं। अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से। 4 बार की विधायक अर्चना चिटनिस शिवराज सरकार में महिला बाल विकास और स्कूल शिक्षा मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। ऐसे में नए मंत्रिमंडल के लिए उनका दावा सबसे मजबूत माना जा रहा है। उषा ठाकुर महू से। शिवराज सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री रहीं उषा ठाकुर 4थी बार जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। हिंदूवादी विचारधारा और बेबाक बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाली उषा ठाकुर भी नए मंत्रिमंडल में नजर आ सकती हैं। मालिनी गौड़ इंदौर विधानसभा 4 से। लगातार एक ही सीट से 4 बार चुनाव जीतने वाली मालिनी गौड़ इंदौर महापौर भी रह चुकी हैं। 2023 के चुनाव में 69,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने वाली मालिनी गौड़ भी मंत्री पद के लिए ताल ठोक रही हैं। निर्मला भूरिया पेटलाबस से। आदिवासी समुदाय में पैठ रखने वाली निर्मला भूरिया 5 बार की विधायक हैं। वो राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुकी हैं। ऐसे में आदिवासियों को साधने के लिए
निर्मला भूरिया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। गायत्री राजे पंवार देवास से। देवास विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाली गायत्री राजे पंवार का नाम भी मंत्रिमंडल के लिए सुर्खियों में है। नीना वर्मा धार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा की पत्नी नीना वर्मा भी 4 बार की विधायक रही हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नीना वर्मा भी पूरा जोर लगा रही हैं। मंजू दादू नेपानगर से। बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने वाली मंजू दादू 2013 में भी विधायक रह चुकी हैं। हालांकि महिला विधायकों का कहना है कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा ये फैसला पार्टी आलाकमान ही करेगा। सबके मन में, जनता के मन में शिवराज भैया बसे हुए, लाडली बहना ने खूब आशीर्वाद दिया और जनता की आवाज मेरी आवाज। क्या इस बार एक बार फिर से आपको लगता है शिवराज जी ही होंगे सीएम? हम सबको तो संभावना है कि वो ही बने रहे। आगे जो पार्टी संगठन तय करेगा वो मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी में सब बहुत गौण विषय होते, संगठन जो तय करता हर व्यक्ति उसका पालन करता है। क्यों ना चाहेंगे, इंदौर नंबर 1 है, माँ अहिल्या की पावन नगरी है और आज हमने 9 के 9 सीट जीतकर संगठन की झोली में डाली है, तो संगठन निश्चित रूप से संगठन का भी भरपूर प्रेम इंदौर को रहता है। बीजेपी ने मालवा निवाड़ में 11 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें से 9 विधायक बनने में कामयाब रहीं। कहा जा सकता है विधानसभा चुनाव में बीजेपी महिला वोटर्स को साधने की रणनीति में पूरी तरह कामयाब हुई। साथ ही महिला प्रत्याशियों पर भी मालवा निमाड़ की जनता ने भरपूर भरोसा जताया। ऐसे में मंत्रिमंडल की रेस में आखिर बाजी कौन मारेगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। विधानसभा चुनाव 2023 में महिला आरक्षण विधेयक और लाडली बहना जैसी योजनाओं को बीजेपी ने खूब भुनाया। नतीजा यह निकला कि महिलाओं ने बीजेपी का पूरा साथ दिया। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मंत्रिमंडल में आखिर कितनी महिला विधायक अपनी जगह बनाने में कामयाब होती है। धीरज पगारे के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश में सीएम को लेकर चल रहे कयासों के बीच ग्वालियर चंबल से भी मुख्यमंत्री बनाने की मांग अब उठने लगी है और ये अनोखी मांग की है कांग्रेस ने। जी हां, कांग्रेस की इस डिमांड पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री को लेकर भोपाल से दिल्ली तक हलचल तेज है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके लिए लगातार मैराथन बैठकें हो रही हैं। इसी बीच ग्वालियर चंबल से मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी उठी है और ये अनोखी मांग की है कांग्रेस ने। अब मुझे लगता है कि सारे दलों के नेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठ के वो समय आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग के विकास की बात करें और एक मत भी हो जाए। ऐसी संभावना बनती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस तो बिल्कुल चाहेगी, या सब लोग चाहेंगे कि हाँ इसी अंचल का व्यक्ति बने तो यहाँ का विकास हो। ग्वालियर चंबल से मुख्यमंत्री के दावेदारों में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा का नाम भी चर्चाओं में है। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला तो बीजेपी का आला कमान ही करेगा। इधर कांग्रेस की इस अनोखी मांग को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने तंज कसा है। कांग्रेस पहले तो अपना अंतर्गत अंदरूनी मामला ठीक करे, उनका कौन प्रदेश अध्यक्ष हो इस बात पे उन्हें चर्चा करनी चाहिए। ग्वालियर का विकास तो चौमुखी होना है, सुनिश्चित है, उसकी चिंता कांग्रेस ना करे। ना कांग्रेस जब शासन में रही तब उन्होंने क्या किया। रही बात, भावना व्यक्त करने का अधिकार सबको है और करना चाहिए। अब इस भावनाओं के आधार पर जो भी बात है पार्टी क्या निर्णय लेगी, ये पार्टी का निर्णय है। फिलहाल सूबे का मुखिया कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में ग्वालियर चंबल संभाग से मुख्यमंत्री बनाने की कांग्रेस की मांग ने चेहरे के सस्पेंस को नई हवा दे दी है। उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता हार को पचा नहीं पा रहे हैं। कम से कम नेताओं के बयान से तो यही झलक रहा है। कोई हार का ठीकरा फोड़ रहा है तो कोई पैसों के लेन देन को लेकर गंभीर आरोप लगा रहा है। इस पर कांग्रेस का क्या कहना है और बीजेपी इस खींचतान पर क्या कह रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2018 में बम्पर जीत, 2023 में उसके उलट नतीजे। कड़ी मेहनत से 2018 में मिला बहुमत,
5 साल में इस तरह से बिखर जाएगा, कम से कम कांग्रेस नेताओं को तो इसकी उम्मीद नहीं थी। अब नतीजे सामने आ चुके हैं तो बिखरी कांग्रेस के नेता अपने ही दिग्गजों पर बिफर रहे हैं। टिकट वितरण में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की आपसी खींचतान के चलते कई विधायकों का टिकट कटा। ये वही नाराजगी है जो हार के बाद सामने आ रही है। टीएस सिंहदेव के विरोध में मुखर रहे बृहस्पति सिंह ने इस बार प्रदेश प्रभारी शैलजा को घेरा, तो चिरमिरी से विधायक रहे विनय जायसवाल ने प्रभारी सचिव चंदन यादव पर 7 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए। को ऐसा लगने लगा था कि हमको अब सीएम बनने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पे हमको सीएम बनना है। आपने देखा होगा लगातार उनकी बयान टीवी चैनलों के माध्यम से आता। शैलजा जी सिर्फ फोटो शूट कराती थी, टीएससी को हीरो बनाने का काम करती थी। टिकट वितरण की प्रक्रिया के समय में जो प्रभारी सचिवों के द्वारा या जो भी उस समय व्यक्ति थे, इस तरह से जो वातावरण बनाया गया, पैसे की मांग की गई, मैंने 7 लाख रुपए स्वयं सर्किट हाउस में और बेबी लॉन इंटरनेशनल में उनको दिया 2 किस्तों में। अगर पार्टी के फंड में अगर वो पैसा गया है तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन केवल टिकटों का भय दिखा के उस समय ये माहौल बना के अगर इस तरह का काम हुआ है तो ये बहुत पार्टी को जो आज जो ये रिजल्ट आया है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। हार के बाद नेताओं के ये बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने ऐसे बयानों को निंदनीय बताया, तो बीजेपी कांग्रेस की आपसी लड़ाई और सिर फुटौल पर मजे ले रही है। ऐसे व्यक्तित्व के खिलाफ किसी के द्वारा आरोप लगाना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसे कहीं भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, ये मेरा मत है। वास्तविक में जिस बात को हम लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह है, इसको ये लोग इंकार करते रहे, लेकिन अंतरकलह से संगठन भी जूझ रहे थे, सरकार भी जूझ रही थे, और इनके अंतरकलह का जो परिणाम है कि विकास के बजाय वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में 5 साल गंवा दिए। सत्ता में रहते हुए जो नेता मौन थे, अब वो खुलकर पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ खड़े हैं और दिग्गज नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो अब कांग्रेस के सामने इस सिर फुटौल को पार कर आगे की तैयारी करने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद सिर फुटौल की स्थिति बनी हुई है। बृहस्पति सिंह ने प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाए तो उन्हें नोटिस थमा दिया गया, लेकिन इसके बाद भी कई कांग्रेसी उन्हें पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी चुटकी ले रही है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है। बीजेपी ने संभाग की सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके बाद कांग्रेस में भूचाल आ गया है। रामानुजगंज से पूर्व कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर सवाल उठाए। अब कांग्रेस के अंदर से ही बृहस्पति सिंह को बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। जिस तरीके से बयान आया है, मुझे लगता है कि बृहस्पति सिंह जी एक तो टिकट न मिलना और दूसरा उनका सोचा हुआ काम पूरा ना होना, उसके कारण उनकी मानसिक स्थिति भी थोड़ा खराब हो गई है। क्योंकि इतने सीनियर पर्सन पार्टी लेवल छोड़ दिया जाए तो वो भी एक पिता है, वो भी एक बच्चियों के पिता है और बेटों के पिता है। मुझे नहीं लगता कि किसी महिला के लिए या किसी पार्टी के सीनियर व्यक्ति के लिए इस तरीके का बयान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मानसिक स्थिति वो खो चुके हैं। कांग्रेस में मची खींचतान के बाद बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता अपनी हार छिपाने के लिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अब ये आरोप वो पार्टी वाले हैं, वो लगाएंगे। हारा हुआ प्रत्याशी तो आरोप प्रत्यारोप लगाता ही है। 30,000 वोट से जीतना वो किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के हाथ का चीज़ नहीं है कि 30,000 वोट से किसी को कोई जिता दे, ये संभव नहीं है। तो बाकी उनके पार्टी का मामला है, वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे। राम विचार नेतान जी के कांग्रेसियों को साथ लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ के कार्यकर्ता इस बम्पर जीत के लिए पर्याप्त है उनके लिए। आगे भी इसी तरह का
जीत रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देंगे उनको। प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर बीजेपी जहां जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता आपस में ही उलझ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की यह आपसी लड़ाई आखिर कहां जाकर रुकती है। रोशन सोनी, बंसल न्यूज, सरगुजा। कांग्रेस को झीरम के लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। यहां के लोगों ने अपनी मंशा जाहिर करके यह जताने की कोशिश की है कि अब उन्हें तीसरे विकल्प की तलाश है। झीरम के मतदाताओं की सोच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को अपनी पहली प्राथमिकता में रखा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार कर सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस को झीरम के लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया। झीरम के मतदाताओं की सोच का पता इसी बात से लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा वोट नोटा को मिले। कांग्रेस को 20 तो नोटा को 32 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी रही। एक और क्षेत्रीय दल की सरिता सिंह को भी कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले। कुल मिलाकर यहां कांग्रेस प्रत्याशी 5वें नंबर पर रहे। कांग्रेस को इसलिए मतलब यह नहीं चाहते कि पहले यहाँ उसी का शासन चलता था। उस समय यहाँ गांव में जब बैठने के लिए हो रहा तो उस समय घर द्वार को यहाँ जलाए, इसलिए लोग कांग्रेस को उतना नहीं चाहते थे। यहाँ 25 मई 2013 को झीरम गांव राष्ट्रीय पटल पर चर्चा में आ गया। इसी दिन हथियारबंद नक्सलियों ने सुकमा से लौट रही कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को टारगेट किया और झीरम घाटी में कांग्रेस के फ्रंट लाइन नेता शहीद हो गए। झीरम गांव सुकमा और बस्तर जिले की सरहद पर बसा है। कोंटा और जगदलपुर के लोग लगातार कांग्रेस और बीजेपी को चुन रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं और विकास को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। आंगनबाड़ी तो बन गया और बच्चे में उनका व्यवस्था नहीं है, और फिर हमका पानी भी तकलीफ है, नला का पानी पीते हैं। और घर में अभी तो लग रहे होगा 2-3 महीना में मतलब साल पर लगेगा शायद लग रहे। 10 साल पहले झीरम में हुई घटना पर अब भी सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई यही है कि झीरम के लोग आज भी विकास की रेस में खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मुहर लगाकर अपना इरादा जाहिर किया है। इस मसले पर अब कांग्रेस झीरम के लोगों के बीच जाकर जानकारी जुटाने की बात कह रही है। जो हमारे बस्तर के बड़े नेता थे, महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी और विद्याचरण शुक्ल जी और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, वहाँ उनके शहादत हुई थी। इसके बावजूद वहाँ के लोग हम लोगों को वोट नहीं दिए। क्या हम लोगों से कमी हो गई, इसको जाकर देखेंगे, समझेंगे और उनकी समस्याओं पर बात करेंगे। 242 नंबर के पोलिंग बूथ में झीरम के कुल 304 मतदाताओं ने ही वोट किया। इस गांव में 964 मतदाता हैं। यहां से आम आदमी पार्टी को 123, भाजपा को 53, नोटा को 32, आजाद पार्टी को 23 और कांग्रेस को महज 20 वोट मिले हैं। न केवल यहां कांग्रेस की शहादत को भुलाया गया, बल्कि पुरानी अदावत भी लोग अब तक नहीं भूले हैं। कैमरा पर्सन कर्ण प्रताप के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, झीरम। और चलिए हमारी इस खास पेशकश आ गई सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।